हाय स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो आपका पहला लेसन है वो हम सीखेंगे। इसके अंदर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे आपको जो टोटल हिस्ट्री अप्लाइड हिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर आपके 14 चैप्टर्स हैं। अभी हम देखने जाएंगे जो आपका पहला चैप्टर है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये अभी हम देखेंगे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर का नाम बोलता है यहाँ पे हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। एज ए नेम सजेस्ट, हिस्टोग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और वी कैन से दैट द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोग्राफी। और जो इस हिस्टोग्राफी को लिखता है या जो हिस्ट्री को लिखता है या जो उसका नैरेटिव रहता है उसे हम कहते हैं हिस्टोरियन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट वेस्ट में कैसा है, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्शन ऑफ इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी एंड नोटेबल स्कॉलर्स। ये आपको यहाँ पे सीखने रहेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसको डिटेल में बताऊँगा। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी मतलब होता है किस तरह से हिस्टोग्राफी का जो ट्रेडिशन था उसको कैसे किया जाता था। बाय स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग्स एंड बैलेट्स के थ्रू उसको बोला जाता था। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हमने फोकस किया कि साइंटिफिक मेथड से जो भी हम प्रूफ करेंगे कि जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं वो जिसे जो वेदर ट्रू और फॉल्स, उसको हमें एविडेंस के थ्रू बताना पड़ेगा। इसके अंदर आप देखेंगे जब जो नोटेबल स्कॉलर्स होते हैं उसका मतलब होता है द इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, मीन जो स्कॉलर्स जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा था उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। जब आपको क्वेश्चन से जैसा पूछा जाएगा उसके अंदर, जैसे यहाँ पे दिखा है रेने डिस्कार्ड्स, वोल्टेयर, जॉर्ज विल्हेम्स, फ्रेडरिक हेजल, लियोपोल्ड वॉन रैंके एंड कार्ल मार्क्स करके ये आपके हिस्टोरियंस के नेम है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो माइकल फोकॉल्ट करके है। फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जैसे एनएल्स स्कूल्स एंड फैमिली हिस्टोग्राफी के बारे में दिया गया है। तो ये सब जो आपके जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो आपको क्वेश्चन आंसर में कवर हो जाएंगे। तो हम जब क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपका जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अगर देखेंगे तो आपके इसमें टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है, जिसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी 2 पार्ट है और इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला करेंगे। नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो आपको बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसका जो आपको आंसर है वो आएगा यहाँ पे, पहला ए आएगा वोल्टेयर करके। तो ये आपका आंसर है जो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर पे मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, डैश रोड द बुक इन टाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये किसने लिखा था? इसका आंसर आएगा आपका माइकल फोकॉल्ट करके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। आपको करेक्ट करके लिखना है, इसको रीराइट भी करना है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें आपको बताने का कौन सा रॉन्ग पेयर है आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये आपका रॉन्ग पेयर है। इसका सही आंसर आएगा दास कैपिटल। तो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने दास कैपिटल यहाँ पे लिखा था। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट में ऐसा आपको बॉक्स दिया रहता है जिसको आपको फिलअप करना रहता है। तो नोटेबल स्कॉलर्स यूरोप, तो यूरोप में कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो स्कॉलर्स के नेम है उनको आपको लिखना है। तो आपको बहुत सारे जैसे 6-7 स्कॉलर के नाम दिए थे, तो आप एनी 4 लिखना है आपको। चाहे तो यहाँ आपको आंसर जैसे यहाँ लिखा वोल्टेयर, माइकल फोकॉल्ट, कार्ल मार्क्स, आपको यहाँ नाम दिए हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके ये जो नाम रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, वोल्टेयर, माइकल फोकॉल्ट, लियोपोल्ड वॉन रैंके एंड कार्ल मार्क्स करके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बताना है। इसमें 2 सब क्वेश्चन है। पहला है आपका डायलेक्टिक्स, दूसरा है आपका एनालिसिस। तो हम पहले पढ़ेंगे डायलेक्टिक्स का आंसर। डायलेक्टिक्स मतलब होता है डायलॉग्स या आर्गूमेंट, कि व्हाट इज़, कि इसका बताना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो उसका मतलब होता है डायलेक्टिक्स। तो इसका जो आपको आंसर है वो आपको मिलेगा इस पेज नंबर 4 पे मिलेगा आपको। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू हेजल्स, ये आपका इसका आंसर रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है
तो जिसको मैं पॉइंट ऑफ यहाँ लिख के बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हेजल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट्स हैपन इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स। मतलब अगर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके हमें अगर दो अपोजिट डायरेक्ट मीनिंग पता रहेंगे तो हम समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ट्रू फॉल्स गुड बैड, जो हमारा माइंड होता है वो किसी चीज़ को तब तक नहीं समझता है जब तक हम उसके अपोजिट को ना समझ लें। जैसे कि कोई चीज़ अगर हैपन होती है उसके पीछे क्या ट्रूथ है या उसके पीछे क्या फॉल्स है या वो सही है या गलत है, इसकी चीज़ का जब हमें पता रहता है तो हम उस चीज़ को पूरी तरह से समझते हैं। In order to understand the true nature of thing, one needs to know both the true and false, similarly good and bad. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. इसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट लिखने रहेंगे अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है थीसिस करके एंड एंटीथीसिस। इसका मतलब होता है, थीसिस मतलब होता है कोई चीज़ को जो हम बोलते हैं वो पॉजिटिव थिंग्स, और उसका अगर उसका नेगेटिव थिंग्स आता है, उसका कॉन्ट्रेरी आता है, उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। तो ये सब चीज़ें इतना वो नहीं है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई 4 पॉइंट लिखना है तो आप कोई भी 4 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ में से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। एनालिसिस को बयान दिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे। आपका जो लास्ट पेज, इस चैप्टर का लास्ट पेज रहेगा उस पर मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ रहेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ लिखना रहेगा आपको। इसका आंसर मैंने लिख के दिया है आपको। At the onset of 20th century, a new school of historiography arose in French, which is known as एनालिसिस स्कूल। मतलब कि 20th सेंचुरी में एक नया स्कूल अराइज हुआ था, उसको बोलते हैं एनालिसिस स्कूल। एनालिसिस स्कूल्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। उसने नया डायरेक्शन दिया था हिस्ट्री राइटिंग को, जिसमें कि थर्ड पॉइंट बोलता है इट वॉज रिकोगनाइज नॉट नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट। जैसे कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं कि राजनीतिक इवेंट जो होते हैं, किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में, ग्रेट लीडर्स के बारे में, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, पीपल्स, वॉर, बट ऑल्सो अबाउट द, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं इसमें बोला है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम सीख सकते हैं। तो वही यहाँ पे जो पूरा इस पैराग्राफ का मीनिंग मतलब यही है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड दैट कलेक्टिव साइकोलॉजी etc इन दिस हिस्टोरिकल आइटम। तो इसमें हमें नई चीज़ें सिखाई है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी सिखाई गई थी। एनालिसिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच स्टूडेंट। ये स्टार्ट किया था इसको फ्रेंच स्टूडेंट ने। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न। आपको क्वेश्चन पूछेगा रीज़न देने वाला, जिसमें आपके टोटल कम से कम 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, historical research was driven to focus in depth on a various aspect of women's life। मीन्स हिस्टोरिकल जो रिसर्च थे उन्होंने वुमेंस पे कैसे फोकस किया, तो वुमेंस के एक्सपेक्ट के बारे में, उनके बारे में। तो इसका जो आपको आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 5 पे मिलेगा वो आपको। तो यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपका इसी में से पूरा पैराग्राफ है। तो फेमिनिस्ट मतलब होता है फीमेल के बारे में क्या हिस्टोग्राफी, कैसे रिसर्च किया गया उसको बताया गया है। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ से। द राइटिंग ऑफ द सिमोन de Beauvoir हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, शी वॉज द फ्रेंच। यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक आपका इसका आंसर आएगा, जो मैं भी यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ लिख कर। आपका जो पहला पॉइंट है वो बोलता है इसमें से द राइटिंग ऑफ सिमोन de Beauvoir हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। मीन्स ये जो राइटर थे, ये जो नरेटर थे या जो स्कॉलर थे, इन्होंने वुमेंस के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में लिखना चालू किया। वो जो थी सी वॉज द फ्रेंच। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized not only the inclusion of the women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of the history। मीन्स इसके अंदर जो बताया गया, ये बोला गया है कि जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी होता था इसके अंदर सिर्फ वुमेंस का जो इंक्लूजन होता था, जो उनका हिस्सेदारी होती थी या जो उनकी पार्टिसिपेंट्स होता था, उसी के बारे में ही सिर्फ नहीं, बल्कि ये भी बताया गया है कि रीथिंकिंग ऑफ अ मेल डोमिनेट, मतलब कि जो मेल लोग जो सिर्फ डोमिनेट करते थे यहाँ पे, डोमिनेटर मतलब होता है सिर्फ उन्हीं का दबदबा रहना इसके ऊपर, तो उनके जो सोच थी उसको भी इसने यहाँ पे क्या कर दिया था, इन्होंने चेंज कर दिया था। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट ड्रो मतलब ड्राइव ये ले जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेंस लाइफ सच एज
उनकी क्या क्या वुमेंस की क्या क्या लाइफ थी उसमें बारे में, जैसे कि देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन द ट्रेड यूनियन, उनका व्यापार में क्या योगदान था औरतों का, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉजेज, जिस जहाँ पे वो काम करती थी उनका क्या वहाँ पे रोल था, एंड देयर फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें यहाँ फोकस किया गया था। और आपका जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है, इन हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन्स वेयर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास में। 1990 के में ऐसा पोर्ट्रेट हुआ, ऐसा पता चला, ऐसा ये दर्शाया गया कि जो वुमेन्स होती हैं इनका एक अलग से इंडिपेंडेंट सोशल क्लास बनता है। तो इसका जो आपका रीज़न देना था, तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फोकॉल्ड कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि फोकॉल्ड जो है वो अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहते हैं, उनको जो मेथड का नाम है या बुक का नाम था वो ये था। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे होंगे माइकल फोकॉल्ट के बारे में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है यहाँ से आएगा कि उन्होंने जो बुक लिखी थी उनका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने इसमें क्या बताया था, तो उनके मेथड को क्यों कहते हैं, तो ये आपको पूरा यहाँ से आएगा कि द फ्रेंच हिस्टोरियन माइकल फोकॉल्ट ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी, यहाँ से लेके पूरा ही इज कॉल्ड हिज मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इसको मैंने यहाँ लिख करके बताया है आपको। The French historian of a 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in historiography. इन्होंने नए कॉन्सेप्ट लाए थे 20th सेंचुरी, मतलब कि हम अगर अभी की बात करें, जैसे ये आपका जो चल रहा है ये 21st सेंचुरी है, आप 2020 में जी रहे हैं। इसके पहले इसे 1901 से स्टार्ट करेंगे, 901 से, तो उसको हम बोलते हैं 20th सेंचुरी। ही इन हिज बुक द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, आपको ये समझना पड़ेगा, आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, कि ह्यूमन कल्चर कैसे स्टडी करता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argued that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right। उनका मानना था, जो prevailing मतलब होता है कि एक ही प्रबल में कि हम जैसे बोलते हैं कि दिस इज ए फैक्ट, तो उसको जो प्रैक्टिस थी अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जैसे कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स एक के बाद एक जो घटनाएं होती हैं इन द ईयर वाइज, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो उनके बुक में क्या बोला गया था कि द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो इन्होंने बाद में बोला, ही ड्रो अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। मतलब उनका मतलब ये था कि हमें सिर्फ ये नहीं पहुंचना है कि एक्चुअल ट्रूथ क्या था, वहाँ तक नहीं जाना है, हमें उल्टा जाना है कि कैसे, कि हम ट्रांजिशन इन द पास्ट मतलब कैसे ये हुआ था, इन सब चीज़ों को भी हमें यहाँ पे सीखना है, समझना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट अनदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें फोकॉल्ड फेल्ड दैट एक्सप्लेन द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम ट्रांजिशन को स्टेट करते हैं, हिस्ट्री के अंदर बताते हैं अच्छे से कि कैसी चीज़ें धीरे चेंज हुई या इवोल्यूशन आया, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो उस चीज़ों को अगर हम हिस्ट्री में बताते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हेंस आप बाद में आंसर ले सकते हैं, हेंस फोकॉल्ड कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस तरह से आपका सेकंड गिव रीजन का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन 4। जैसे कि क्वेश्चन 4 आपको दिखाई दे रहा है, आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स आपको लिखना है इसमें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। आपका जो चैप्टर का नाम है वही आपको पूछा है कि हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या होता है। तो जैसे भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे मिलेगा इसका आंसर। तो ये आपका जो इसका आंसर रहेगा वो इस तरह से रहेगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे। तो हम देखेंगे, आप यहाँ से इसे उठा सकते हैं, ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे आपको यह वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है, ये आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। जैसे कि अगर आप कोई भी हिस्ट्री कोई चीज़ों को लिखना चाहते हैं या नरेट करना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को या इन पॉइंट्स का क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फॉर्मेटिव हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। पहला, जैसे कि
critically examine the historical resources and writing the historical narrative. सेकेंड पॉइंट जो आपका ये, इसे हम कहते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। जिस चीज़ को हम लिखते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव जैसे लिखते हैं उसी को कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी। और जो इस चीज़ को लिखता है, और स्कॉलर हु राइट्स सच एन नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट और इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 20 to 35 वर्ड्स में बोला करने के लिए, तो आप इसको आराम से पॉइंट वाइज से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड critically examine the historical resources and writing the historical narrative। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो भी सोर्सेज है उसको हम अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं। सेकेंड है फॉर्मुलेटिंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। आपको सही क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि जो भी आप रेफरेंस पढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं, ताकि आप जो चीज़ें नरेट करने जा रहे हैं या जो चीज़ें लिखने जा रहे हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। थर्ड है आपका द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। इसी को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब आता है द स्कॉलर हु राइट्स सच एन नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हिस्टोग्राफी कंफ्यूज हो जाता है। अब इसके बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन, कि इन्होंने क्या इंसिस्ट किया था। तो इसका आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पेज नंबर 3 पे। आपको पूरा पैराग्राफ दिखाया जा रहा है रेने डेस्कार्टेस का, उसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा इनके बारे में, कि ये जो स्कॉलर थे इन्होंने इनका क्या ओपिनियन था हिस्टोग्राफी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि इनके ओपिनियंस को हमें बताना है कि क्या सोचते हैं। तो इसको मैंने पॉइंटर्स यहाँ पर लिख के किया है। जैसे कि अगर देखेंगे तो आपका पहला पॉइंट है रेने डेस्कार्टेस वाज द फॉरमोस्ट अमंग स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। इनका मानना था कि जो भी हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट राइट करना चाहते हैं उसके लिए हमें उसकी रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि वो कितने भरोसेमंद है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप कह रहे हैं वो भरोसे के लायक है कि नहीं, कहीं ऐसा कि नहीं कि वो फेक है या फिर वो फॉल्स है। इसीलिए उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, उनका ऐसा मानना था। अमंग द रूलर्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उनके जो बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन मेथड, उन्होंने इसमें कुछ रूल्स दिए थे। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम ऑन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। मीन्स उनका जो बुक था उन्होंने उसके बारे में लिखा था, इसकी वजह से इनका जो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में। जैसे कि उनका माना था नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट और एक्सक्लूडेड। मीन्स हमें किसी भी चीज़ को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे सारे डाउट जो है वो पूरे इसमें से एक्सक्लूड या निकाल नहीं जाते, क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हमें चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसे राइट डाउन नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ वोल्टेयर, व्हाई इज़ वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि आपका ये पहला FIB का क्वेश्चन का आंसर था, वोल्टेयर इज़ नोन एज द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो यह आपको उसी में मिलेगा, उसी पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे वोल्टेयर के बारे में जो दिखाया जा रहा है आपको पूरा पैराग्राफ, आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इनके रखना है कि ही वॉज अ फ्रेंच, ही ओपाइंड में, तो इनका ओपिनियन दैट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव, ये पूरा का पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने इसे यहाँ राइट डाउन करके लिखा है, आपको देखेंगे तो आप समझेंगे। वोल्टेयर वॉज अ फ्रेंच, आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आएगा ही ओपाइंड दैट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। उनका ओपिनियन था, ओपाइंड मतलब ओपिनियन था कि अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो मेन उद्देश्य है ट्रूथ का, उसके साथ साथ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। आपको पता है जैसे बताया जाता है क्रोनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम, तो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी घटनाएं जो घट रही थी टाइम टू टाइम, उसके बारे में उनका मानना था। कंसिडर करना पड़ता है हमें उसके अंदर सोशल ट्रेडिशन की, पुराने जो ट्रेडिशन है उसको, ट्रेड मीन्स व्यापार को, इकोनॉमिक्स को, एग्रीकल्चर को, ETC वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द हिस्टोग्राफी। मीन्स इन सब चीज़ों को भी आपको उसके अंदर राइट डाउन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर इट गेव राइज टू द थॉट दैट, इनका मानना था कि अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग, कि हमें ह्यूमन लाइफ के सभी पहलुओं पे या सभी चीज़ों पे हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो हमको वो हिस्ट्री राइटिंग के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है उसका।
दस इट इज, आपको 4 ही पॉइंट लिखना है क्योंकि ये 22-30 वर्ड में था। दस इट इज सेज दैट वॉल्टर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इस तरह से आपका अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन 4 आपको दिखाई दे रहा है, आंसर द फॉलोइंग इन 20-30 वर्ड्स आपको लिखना है इसमें। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोग्राफी। आपका जो चैप्टर का नाम है वही आपको पूछा है कि हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जैसे भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे मिलेगा इसका आंसर। तो ये आपका जो इसका आंसर रहेगा वो इस तरह से रहेगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे। तो हम देखेंगे, आप यहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे आपको वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है, ये आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। जैसे कि अगर आप कोई भी हिस्ट्री की चीज़ों को लिखना चाहते हैं या नरेट करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को या इन पॉइंट्स का क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। पहला जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। सेकेंड पॉइंट जो आपका ये, इसे हम कहते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। जिस चीज़ को हम लिखते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव जैसे लिखते हैं उसी को कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी। और जो इस चीज़ को लिखता है, और स्कॉलर हु राइट्स सच एन नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट और इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 20-35 वर्ड्स में बोलने करने के लिए। तो आप इसको आराम से पॉइंट वाइज से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो भी सोर्सेज है उसको हम अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं। सेकेंड है फॉर्मुलेटिंग द रेलिवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। आपको सही क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि जो भी आप रेफरेंस पढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं, ताकि आप जो चीज़ें नरेट करने जा रहे हैं या जो चीज़ें लिखने जा रहे हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। फिर थर्ड है आपका द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। इसी को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब आता है द स्कॉलर हु राइट्स सच एन नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हिस्टोग्राफी कंफ्यूज हो जाता है। अब इसके बीच में क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रेने डेस्कार्टेस इंसिस्ट अपॉन, कि इन्होंने क्या इंसिस्ट किया था। तो इसका आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पेज नंबर 3 पे। आपको पूरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है रेने डेस्कार्टेस का, उसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा इनके बारे में, कि ये जो स्कॉलर थे इन्होंने, इनका क्या ओपिनियन था हिस्टोग्राफी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इनके ओपिनियंस को हमें बताना है कि क्या सोचते हैं। तो इसको मैंने पॉइंटर्स यहाँ पर लिख के किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपका पहला पॉइंट है रेने डेस्कार्टेस वाज द फॉरमोस्ट अमंग स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। इनका मानना था कि जो भी हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट राइट करना चाहते हैं उसके लिए हमें उसकी रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि वो कितने भरोसेमंद है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप कह रहे हैं वो भरोसे के लायक है कि नहीं, कहीं ऐसा कि नहीं वो फेक है या फिर वो फॉल्स है। इसीलिए उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, उनका ऐसा मानना था। एमंग द रूलर्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, उनके जो बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन मेथड, उन्होंने इसमें कुछ रूल्स दिए थे। एमंग द रूल्स गिवन बाय हिम ऑन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। मीन्स उनका जो बुक था उन्होंने उसके बारे में लिखा था, इसके वजह से इनका जो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में। जैसे कि उनका माना था नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मीन्स हमें किसी भी चीज़ को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे सारे डाउट जो है वो पूरे इसमें से एक्सक्लूड या निकाल नहीं जाते, क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हमें चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसे राइट डाउन नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ वोल्टेयर, व्हाई इज़ वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जैसे कि आपका ये पहला FIB का क्वेश्चन का आंसर था वोल्टेयर इज़ नोन एज द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो ये आपको उसी में मिलेगा, उसी पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे वोल्टेयर के बारे में जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा पैराग्राफ, आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इनके बारे में है कि ही वॉज अ फ्रेंच, ही ओपाइंड में, तो इनका ओपिनियन दैट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव, ये पूरा का पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने इसे यहाँ राइट करके लिखा है, आपको देखेंगे तो आप समझेंगे।
वोल्टेयर वॉज अ फ्रेंच, आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आएगा, ही ओपाइंड दैट अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। उनका ओपिनियन था, ओपाइंड मतलब ओपिनियन था कि अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो मेन उद्देश्य है ट्रूथ का, उसके साथ साथ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। आपको पता है, जैसे बताया था, क्रोनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम। तो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी घटनाएं जो घट रही थी टाइम टू टाइम, उसके बारे में उनका मानना था। कंसिडर करना पड़ता है हमें उसके अंदर सोशल ट्रेडिशन की, पुराने जो ट्रेडिशन थे उसको, ट्रेड मीन्स व्यापार को, इकोनॉमिक्स को, एग्रीकल्चर को, ETC वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द हिस्टोग्राफी। मीन्स इन सब चीज़ों को भी आपको उसके अंदर राइट डाउन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर इट गेव राइज टू द थॉट दैट, इनका मानना था कि अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग, कि हमें ह्यूमन लाइफ के सभी पहलुओं पे या सभी चीज़ों पे हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो हमको वो हिस्ट्री राइटिंग के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है उसका। दस आपको 4 ही पॉइंट लिखना है क्योंकि 22-30 पॉइंट में था। दस इट इज सेज दैट वॉल्टर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इस तरह से आपका अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल है। इसमें आपका 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। ये एग्जाम पॉइंट से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 4 और 5 पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा जो इसका आंसर है क्लास 3 के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको पूरा यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक आएगा। तो ये आपका मैं पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 6 पॉइंट्स लगभग लिखे रहेंगे। तो पहला पॉइंट 6-5 ऐसा पॉइंट करके बना के लिख सकते हैं आप। तो पहला पॉइंट आपको बोलता है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी a new school of thought arose keeping in the view the new thesis formulated by Karl Marx। मीन्स लेटर हाफ के सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में जो कार्ल मार्क्स की न्यू थीसिस आई थी उसके बारे में यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया था, स्टडी किया गया था। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं वो, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। जो हिस्ट्री होता है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होता है, इट वॉज अबाउट द लिविंग पीपल। वो लोगों के बारे में, लोगों के लिविंग पीपल के बारे में बताया जाता है इसमें। द ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो शेप्ड बाय होते हैं फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल्स, जो आदमी की जो मूलभूत अधिकार होते हैं, जीवनी बेसिक नीड्स होते हैं उसके बेस पे, एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ द प्रीवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा कॉमन यूज प्रोडक्शन होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है टू मीट दोज नीड्स, हमारे उनसी चीज़ों को हमारी आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए। थर्ड पॉइंट है द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स। जो हम वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सेस करने के लिए इज़ डिफरेंट, मीन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दोज नीड्स दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। मीन्स जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो दूसरे लोगों के लिए, जो डिफरेंट स्ट्रेटा मतलब होता है लेवल ऑफ लोगों के लिए होता है, वो उनके लिए सेम नहीं होता, वो जो उस सोसाइटी के लिए इक्वल नहीं होता है। दिस इनइक्वलिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। उनके हिसाब से मानना है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है। जैसे अगर हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 क्लास होता है, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो क्लास सबसे हाई क्लास होता है, जैसे कि जो इसी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है या फैक्ट्री का जमा मालिक होता है, वो इकोनॉमिकली मतलब होता है पैसे के तौर पर, कैपिटल के रूप में एक्सप्लोर कर देता है, लोगों का शोषण करता है, लोगों का लाभ उठाता है टू द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। मीन्स जो मिड क्लास होता है, जो अपर क्लास होता है, वो लोअर क्लास का क्या करता है, यहाँ पे फ़ायदा उठाता है, एक्सपर्ट मतलब होता है शोषण करना। तो इस तरह से इनका मानना है यहाँ पे क्लासेस में क्लास के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया है कि हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बारे में बताया गया यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जैसे कि आपको पता है ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये आपको पेज नंबर 1-2 पे है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पे कि आपको 4 यहाँ पे चारों के चारों पॉइंट जो है आपके यहाँ दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है आपको पूरा सेम इसी पॉइंट वाइज दिया है, द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको चारों मेन पॉइंट से लिखा है यहाँ पे।
पहला है इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो भी हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं वो सब कुछ साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी हम एजम्पशन या किसी भी इमेजिनेशन में काम करें। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द रेलिवेंट क्वेश्चन, और ये कैसे शुरू होता है प्रॉपर क्वेश्चन से, रेलिवेंट क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो इट शुड बी रिलेवेंट क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट है दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ओनली ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन जो बींग्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। मतलब हमारा जो मेन फोकस होता है, जो मेन सेक्टर होता है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में होता है। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर। डीड्स मतलब होता है कर्म, हो या फिर हमारे वर्क के ऊपर, डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी। एक टाइम पे जो हमारे एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी थे उनके कर्मों के बेस पे यहाँ पे हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डेड। ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी होता है इसके अंदर हम डिवाइड मतलब होता है अ कनेक्शन टू गॉड, गॉड से, और ह्यूमन डेड मतलब होता है हमारे जो कर्म होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ होती है उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। हिस्ट्री में हम इसमें यही बोलते हैं। थर्ड, पास्ट ह्यूमन डेट्स हमारे कर्मों के बेस पे जो होता है उसको हम अपने जर्नी को यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरह से आपका जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे हो जाता है, इसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे फॉर योर नॉलेज और पर्पज़ के लिए। इसके आगे कुछ पॉइंट है। इट इज द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल में इसका मीनिंग था, उसकी जो ये इसका बेसिक रूट था। हिस्ट्री इज ओरिजिनली, जो आप हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जो है ओरिजिनली जो है वो ग्रीक टर्म है। हेरोडोटस जो है ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, इन्होंने 5th सेंचुरी ऑफ BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यूज इट फर्स्ट फॉर हिज बुक इन टाइटल द हिस्ट्रीज। तो इनके बुक का नाम था हिस्ट्रीज करके, और इनके जो पहले राइटर थे वो, या जो पहले ग्रीक हिस्ट्री जो ने लिखा था वो थे हेरोडोटस। ये आप किसी नॉलेज के लिए है। अब आके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है व्हाट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अगर आप देखेंगे तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पूरा पैराग्राफ आपका पेज नंबर 5 पे जो पूरा यहाँ पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसी के बेस पे है। तो आपको पूरा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूरा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। ये क्वेश्चन हमने है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर देखेंगे यहाँ पे तो research were driven to focus on the depth of the various aspects of women's life। ये सेम आपको जो आंसर है उसका क्वेश्चन का मीनिंग अलग अलग है, कभी पूछा गया क्वेश्चन डिफरेंट है, जिनका जो आंसर रहेगा दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आपका जो अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको बताया था आपको। तो आपको पहला पॉइंट है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेंस। मीन्स जो हम हिस्ट्री रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर से क्रिएट कर रहे हैं, वो वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या वुमेंस के पर्सपेक्टिव से क्या होता है वहाँ पे हम लिखेंगे। बाकी के आपके जो पॉइंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है आप उससे पर रीड करते हैं, तो आपको जो अपने 5 पॉइंट्स है वो आपको लिखने या याद करने रहेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक्सप्लेन लियोपोल्ड वैन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। अब आपको लियोपोल्ड वैन रैंक का जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नज़रिया है हिस्ट्री को लेके, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी आपको मिला पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ पे ये आपको जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे हिस्टोग्राफी यहाँ से लेके इनके बारे में पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, हिस्ट्री तक। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया यहाँ पे कैसे किया है, यहाँ देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका ही स्पोक्स अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पर स्पोक किया, तो बात किया था यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आपका ही पुट्स एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इनका मतलब इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उस पर इनका ज़्यादा फोकस था, एम्फेसिस किया था। He also studied that all types of documents associated with the historical events need to be examined with the greatest care। मतलब कि जो भी हम all types of documents जो गैदर करते हैं उसको हमें अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है विद द ग्रेटेस्ट केयर के साथ। He believed that
विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्ट्री। तो माना था कि अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हम बेसिक जो ट्रूथ होता है हिस्ट्री का उस तक पहुँच सकते हैं। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेशन नरेशन ऑफ द हिस्ट्री। इन्होंने जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसको उन्होंने क्रिटिसाइज मतलब कि उन्होंने उसको आलोचना की थी कि जैसे कि आप अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो आप उसको अपने मन से अपना कहानी बना के नहीं कर सकते, कॉन्सेप्चुअल वे से नहीं बना सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। उसको आपको बेसिक ट्रूथ से जाना पड़ता है और उसको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है। तो इस वजह से लियोपोल्ड वैन रैंकस का जो पर्सपेक्टिव हिस्ट्री को लेकर यहाँ पर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आपका जो है ये जो चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आपको पूरे जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे घंटा लिखने रहेंगे और उसको आपको लर्न करना रहेगा। चैप्टर फर्स्ट जो आपको रेफरेंस हो जाता है। थैंक यू।